देखिए, अभी ईवीएम में कैद हुई है, 6वें चरण का चुनाव ख़त्म हुआ है, 7वें चरण का चुनाव अभी होना है, उसके बाद ही किसी तरह की संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या कैद हुआ है ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कैसे कैद हुआ इस पर मैं आज चर्चा करूंगा। सच पूछिए तो जौनपुर की दोनों सीटों के लिए हमें थोड़ा पीछे से जाना होगा। मैंने पहले भी कहा है कि जौनपुर एक तरीके की राजनीतिक प्रयोगशाला की तरह से इस्तेमाल किया गया। पहले प्रत्याशियों ने इस्तेमाल किया और बाद में मतदाताओं ने भी भरपूर इस्तेमाल किया है। तो आप ये देखें कि जब मतदान की घोषणा हुई, 6ठे चक्र में यहाँ पे मतदान का तय हुआ, मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, उसके बाद प्रत्याशियों ने यहाँ नाम अपने पर्चे दाखिल करना के लिए तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी ने तो जिन प्रत्याशियों को उतारा था उन दोनों ही प्रत्याशियों को लेकर उनके अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं में बड़ा अनमने मन से लोगों ने स्वीकार किया, या ये कह लें कि शुरू से विरोध था, विरोध धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन पार्टी अपनी जगह स्थिर रही। विरोध होने की दो वजहें थी। ये प्रत्याशी पैराशूट था, न केवल स्थान से इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक पारी मुंबई में खेली, महाराष्ट्र में खेली, महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस के मंत्री रहे, भाजपा का रेगुलर विरोध किया, इसलिए वैचारिक विरोध की वजह से यहाँ के जो प्रतिबद्ध मतदाता थे, पार्टी के साथ जुड़े हुए जो मतदाता थे, उनमें थोड़ा सा विरोध जो होना चाहिए वो विरोध था। तो ये तो हो गई बीजेपी की जौनपुर की बात। यही मछली शहर की देख लें तो बीपी सरोज जो कि सिटिंग एमपी थे और इसके पहले वो एक उनके विरोधी दल से वो आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ जीत के अपनी लोकसभा में अपनी सीट पक्की की थी। उसके बाद उनको जब दिया गया तो उनके पूरे 5 साल के कामकाज को लेकर मतदाताओं में भारी रोष था और ये रोष आप देखेंगे आखिर तक बना रहा। इसका असर मतदान पर और उनकी किस्मत पर भी पड़ेगा, इस बात की चर्चा मैं पीछे आगे चलकर करूंगा। अब मैं दूसरे मुख्य विपक्षी दल गठबंधन की प्रत्याशियों की चर्चा करूंगा। गठबंधन ने थोड़ा देर से अपने प्रत्याशी उतारे और ये कह लें कि बीजेपी के प्रत्याशी देखने के बाद, सारी स्थितियां देखने के बाद उतारे। उनका अपना सीटों का अपनी पार्टियों, अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन था, उसमें उनको सीटें अलॉट करनी थी, तो उस हिसाब से जौनपुर की सीट बाबू सिंह कुशवाहा को मिली। बाबू सिंह कुशवाहा वो शख्स हैं जो अभी थोड़े दिन पहले समाजवादी पार्टी में आए और समाजवादी पार्टी में आने के बाद उन्होंने सौदेबाजी कर जौनपुर जैसी, समाजवादी पार्टी की जौनपुर जैसी सीट पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे उनके जो प्रतिबद्ध मतदाता थे उनको लेकर नेतृत्व के प्रति उनका रोष देखने को लगातार मिला। तमाम लोग जो इस सीट पर, इस समाजवादी पार्टी की सुरक्षित सीट पर आंख गड़ाए बैठे थे, उनको धक्का लगा। बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर धक्का लगने की एक वजह और थी, क्योंकि ये साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार कतई नहीं थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की कृपाशंकर सिंह पर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप थे और तरह तरह के उनके ऊपर मुकदमे थे, उसी तरीके से बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर भी मुकदमे भी थे। और उससे बड़ी बात यह थी कि इनका समाजवादी पार्टी से वैचारिक मतभेद था। दूसरी जगह की बात छोड़ दें, जौनपुर में इसी चौकिया में बाबू सिंह कुशवाहा ने आकर पार्टी को, पार्टी के नेतृत्व को, यहाँ तक कि मुलायम सिंह और अखिलेश यादव तक को भला बुरा कहा। एक दौर वो भी था जब बाबू सिंह कुशवाहा के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, वो दोनों को एक तराजू के दोनों पलड़ों पर रखकर तौल दिया करते थे। अपने गर्म मिजाज भाषण और उससे वो लोगों में समाजवादी पार्टी के प्रति रोष प्रकट किया करते थे। लेकिन अब बाबू सिंह कुशवाहा आकर वोट मांगेंगे और उन्हें उसका वोट देना पड़ेगा, ये इस चीज़ को लेकर उनके उसमें काफ़ी वो था। अब तीसरे नंबर पर हम आते हैं, बसपा की बात करते हैं, जिसके लिए विशेष तौर पे राजनीति की इस प्रयोगशाला का इस्तेमाल किया गया। धनंजय सिंह, जौनपुर के पूर्व सांसद, राजनीति के ज़बरदस्त खिलाड़ी
और एक अपना वोटर वर्ग, अपना समर्थक ने शुरू में स्टार्ट किया, उन्होंने शुरू किया एक के बाद एक पार्टियों से उन्होंने मांगा टिकट। पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ वो इन्वॉल्व रहे, भारतीय जनता पार्टी को लगातार वो मांगते रहे टिकट, इंतज़ार करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब कृपाशंकर सिंह को उतार दिया तो उन्होंने अपना रुख समाजवादी पार्टी की तरफ कर दिया। लगभग एक हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक इस चीज़ की कशमकश चलती रही कि धनंजय सिंह को समाजवादी पार्टी टिकट दे देगी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी उनसे पल्ला झाड़ा और बाबू सिंह कुशवाहा को जो भी अंदर की बात रही हो वो बाहर नहीं आई, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ से उन्होंने टिकट दे दिया। अब धनंजय सिंह ने तुरंत रुख किया मायावती जी के पास, वहाँ अप्रोच किया। बसपा के पूर्व सांसद वो रह चुके थे, चूँकि वो जेल में बंद थे और उनके चुनाव में शामिल होने की संभावना लगभग शून्य थी, तो उन्होंने अपनी धर्मपत्नी और यहाँ की अध्यक्ष, यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला को बसपा का टिकट दिलाकर यहाँ से मैदान में उतार दिया। इसी बीच एक घटनाक्रम के बाद धनंजय सिंह रिहा होते हैं, वो निकल कर आते हैं, तीखे तेवरों के साथ वो चुनाव प्रचार में जुटते हैं। लेकिन अभी तो सस्पेंस आना बाकी था, पूरा सस्पेंस अभी रुका हुआ था। अचानक एक ट्विस्ट होता है और एक ट्विस्ट के बाद जनता सोचती रह जाती है कि धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी का टिकट वापस किया या मायावती जी ने वो टिकट वापस ले लिया, और अचानक श्रीकला पूरे परिदृश्य से अलग हो जाती हैं। आखिरी समय में जौनपुर के सिटिंग निवर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव, जो एक वरिष्ठ अधिकारी रहे थे, पहले 5 साल उन्होंने यहाँ बसपा का झंडा बुलंद किया था, उनको टिकट मिल जाता है। उनके टिकट मिलने के बाद वो मैदान में उतरते हैं। अब तीनों लोगों में अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है, खींचतान शुरू हो जाती है। कुशवाहा जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मौर्या वोटों को समेटने की कोशिश कर रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और कृपाशंकर सिंह अपने सजाती मतदाताओं को सजोने में लग जाते हैं, और इसीलिए धनंजय सिंह को भी वो धीरे धीरे कर अपने पक्ष में चुनाव के एक दिन पहले तक कर सारे वोटों को वो कर लेते हैं। तो अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो यहाँ का पूरा परिदृश्य था। अब मैं मछली शहर की तरफ अगर चलूँ तो बीपी सरोज जो निवर्तमान सांसद हैं और पूर्व सांसद तूफानी सरोज की पुत्री प्रिया सरोज, और एक तीसरे नौकरशाह जो भी सरोज बिरादरी से थे, तीन के तीनों एक साथ वहाँ पर उतरते हैं। वहाँ मतदाताओं ने एक अलग तरह का प्रयोग किया है, और जौनपुर संसदीय क्षेत्र से 73 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक अलग प्रयोग हुआ है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये चुनाव सच पूछिए तो अगर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जीतने के लिए लड़ा है, और विपक्षियों ने इसे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए लड़ा है। पूरा चुनाव अगर आप एक एक स्थितियां देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव 2-2.5 साल से चुनाव की तैयारी कर रही टीम थी, पूरी योजना थी, एकदम एक मतदाता जो सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुआ था उसे वोट में कन्वर्ट करने के लिए तरह तरह की कोशिशें थी, तरह तरह के मोर्चे थे। उन्होंने सजातीय नेताओं को यहाँ उतारा, पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद को उतारा, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को यहाँ उतारा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को वो यहाँ लेकर आए। हर तरीके से उन्होंने हर किसी को लुभाने की कोशिश किया। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ जो आगे चलकर बनी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो चुनाव था ये बिना मुद्दों के चुनाव लड़ा गया है।
कहीं भी कोई मुद्दे सामने नहीं आए। बस ये बात था कि 10 साल गिनाकर सरकार हटाने की बात कर विपक्षी वोट मांग रहे थे, वहीं मोदी समेत सारे स्टार प्रचारक सिर्फ मोदी का नाम लेकर पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे। तो सच पूछिए तो यहाँ अगर कहा जाए तो यहाँ पर मतदाताओं ने एक तरीके से किसी भी उम्मीदवार के बजाय दूसरे मुद्दों पर, दूसरे चेहरों पर और दूसरी बातों पर मतदान किया है। ये बातें न केवल जौनपुर संसदीय क्षेत्र के लिए है, बल्कि मछली शहर संसदीय क्षेत्र में भी यही हुआ है। अब इन तीनों मतदाताओं की रेल कैसे दौड़ी है, क्या हुआ है, इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जानी चाहिए। देखिए, जब हम वोट कन्वर्ट करने की बात करते हैं तो कुल 55% यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वोट पड़ा है और आधे से थोड़ा सा मतदाता इस पूरे मुहिम से पूरे उससे विमुख रहा है। यानी तकरीबन 12 लाख मतदाताओं ने दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में तकरीबन मतदान किया है। अब अगर त्रिकोणीय लड़ाई जो मानी जा रही थी वो होती तो शायद इक्वेशन समझने में मुश्किलाहट होती, लेकिन दोनों ही निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग के दिन, मतदान के दिन ये लड़ाई सीधी हो गई। बसपा जो एक कैडर वोट लेकर चलती है, जिसके पास एक बड़े वोटिंग की वो होती है, वो पूरे परिदृश्य से एकदम अलग दिखाई पड़ी। अब ईवीएम में क्या पैक हुआ है ये तो ईवीएम खुलने के बाद ही तय होगा। हम उस पर किसी भी हाल में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो सामने से दिखा वो उनके प्रतिबद्ध मतदाता, जिन पर भारतीय जनता पार्टी शुरू से दावा कर रही थी कि उनका एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग खिसक कर आगे आएगा। क्यों खिसक कर आगे आएगा? उनका कहना था कि उनकी सरकार ने वंचितों और ज़रूरतमंदों के लिए जो साधन, सुविधाएं या लाभ उपलब्ध कराए हैं वो उनकी जेब तक पहुंचाए हैं। बार बार ये कहते सुना गया कि मेरे सर पर छत नहीं थी, बरसात में पानी बरसता था, हम भीगते हुए सोते थे, अब हम सुकून से सो सकेंगे बरसात में। इस तरह की तमाम कहानियाँ, स्टोरियाँ विज्ञापनों में, चर्चाओं में, एक दूसरे की बोलचाल में लगातार सुनती गई। तो मेरा ये अनुमान है कि यहाँ पर अगर बसपा दोनों उससे बाहर हो गई है तो जितना ज़्यादा बसपा का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया होगा, यानी ये मान लें कि जितना कम पे बसपा का उम्मीदवार सिमटेगा वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली पहुंचने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितना बढ़िया स्कोर बसपा करेगी दोनों ही सीटों पर, उतनी ज़्यादा संभावना उनके प्रतिद्वंदी इंडी गठबंधन के दिल्ली पहुंचने की होगी। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो स्ट्रेटेजिकल तरीका होता है, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार चुनाव का संचालन करने वाले जीतने के लिए लड़ रहे थे। ये बात मैंने आपसे कहा। उन्होंने उम्मीदवार घोषित करते हुए, उन्होंने उम्मीदवार पर आई तमाम चर्चाओं को, तमाम विरोध को दरकिनार करते हुए उन्हीं उम्मीदवारों पर अपना विश्वास दिखाया और उन्हें मतदान के दिन तक लेकर आए। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात जरूर होगी कि उन्हें जीतना कैसे। कहते हैं जो आक्रामक होता है उसके मुकाबले जो बचाव करने वाला होता है, उसकी बचाव करने वाले को अपनी 4 गुनी ताकत लगानी पड़ती है। आक्रमण करने वाले को सिर्फ मालूम होता है कि उसे यहाँ से ब्रेक थ्रू निकालना है, यहाँ से बढ़कर आगे चलना है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने इस मामले में अपने प्रतिद्वंदी के मुकाबले जीत हासिल कर रखी है दोनों ही जगह पर। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं। वोट देते देते ईवीएम में बंद होते होते क्या हुआ, खुलने के बाद क्या खुलेगा, वो किसके लिए भाग्यशाली होगा और किसके लिए वो दुर्भाग्यशाली होगा, ये तो आपको आने वाले अगले सप्ताह में जब आपके मतदान का परिणाम सामने आएगा तब लगेगा।